नमस्ते। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एनाटॉमी का विषय ले रहे हैं, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब इसमें श्वास की क्रिया, आना और जाने की जो क्रिया होती है इसमें है, इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। इसमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। ऊर्जा ऊष्मा मिलने से मतलब इसमें क्या है कि एक तो श्वास हमारा आता जाता रहता है, दूसरा हमारे शरीर जैसे ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। अगर हमारा श्वास रुक जाए और ब्लड रुक जाए तो हम ठंडे हो जाएंगे और मर जाएंगे, मृत हो जाएंगे। इसलिए इन दोनों की क्रिया इसमें होते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसे हम श्वसन क्रिया है, इसको हम अपचाई मतलब क्रिया भी कहते हैं। केटाबोलिज्म मतलब केटाबोलिज्म मतलब जो किसी चीज़ को तोड़ देना, तो और एनाबोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना। तो इसमें केटाबोलिज्म की क्रिया होती है, अपचाई क्रिया होती है। और श्वसन के जो से अंग हैं, तो उस अंगों को हम देखें तो श्वसन तंत्र के बहुत सारे अंग इसमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले हम अंगों की चर्चा करें उससे पहले मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मतलब हम श्वास किससे लेते हैं, कौन से अंग से लेते हैं, या कौन सा जीव है किस प्रकार से कौन से अंग से श्वास लेता है। तो ये स्तनधारी जीव हैं, जैसे हम हैं, या फिर कोई जैसे गाय है, बकरी है, भैंस है, भेड़ है, इस प्रकार से ये मतलब श्वसन किस चीज़ से लेते हैं, तो फेफड़ों से लेते हैं। कीट हैं, वो श्वसन किस से लेते हैं, कीट है वो श्वास नली से लेते हैं, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। जलीय जीव है, मछली है, गिल्स से या मतलब वो श्वास लेती है। गिल्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसे क्लोम कहते हैं, और गल्फर इसे मतलब हम ये क्या बोलते हैं, उर्दू में कहते हैं। मेंढक है, वो क्या करता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार से श्वास लेता है। जैसे धरती पर ज़मीन पर रहता है तो फेफड़ों से श्वास लेता है, और जैसे ज़मीन में रहता है तो त्वचा से श्वास लेता है, और जवानी में टेडपोल अवस्था में वो क्या करता है, गिल्स से श्वास लेता है। और अब हम जैसे देखते हैं कि मतलब ये ब्रीदिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे श्वास कहते हैं। श्वास प्रश्वास मतलब ब्रीदिंग की क्रिया होती है, श्वास और प्रश्वास, और अंग्रेजी में ब्रीदिंग कहते हैं, श्वास लेना और छोड़ना इसे। तो ये क्रिया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो श्वास अंदर लेना तो निःश्वसन, और श्वास को बाहर छोड़ने का मतलब निःश्वसन। मतलब निः मतलब बाहर छोड़ना, और निःश्वसन मतलब अंदर लेना। इसमें क्या है कि हम जैसे हमारे वातावरण में क्या है कि एक तो नाइट्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इनमें इसकी मात्रा हम कितनी लेते हैं और कितनी मात्रा इसमें होती है। जैसे वातावरण में ये जो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03% होती है, मतलब एक भी नहीं होती है। तो 78% जैसे मतलब हमने अपनी ऑक्सीजन को, ये नाइट्रोजन को लिया, और नाइट्रोजन को उतनी ही उसको ही हम बाहर फेंक देते हैं। और ऑक्सीजन को हम जैसे इसमें ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड में 4 का हेर फेर होता है। 21% ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, और 17% है वो बाहर फेंकते हैं, और वो 4% हम अपने शरीर में रख लेते हैं। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि 0.03% हम लेते हैं और फेंकते हैं हम 4% को, मतलब बाहर फेंकने का काम ज़्यादा करते हैं। तो 4% का हेर फेर रहता है। और श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? श्वसन मार्ग जैसे श्वास लेने के दौरान हवा या वायु जिस मार्ग से जाती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। हम श्वास जब लेते हैं या छोड़ते हैं तो उस मार्ग में से जो श्वास जा रही है या आ रही है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। सबसे पहले हमारी श्वास है वो नासा छिद्र से होती हुई गुजरती है। जैसे हमारे नासा छिद्र, ये 2 नासा छिद्र हैं, इसे होती हुई गुजरती है, अंदर जाती है। फिर नासा कपाट यहाँ अगर जा कर के यहाँ मतलब नासा कपाट होते हैं,
वहाँ हमारा जैसे म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो चिपका रहता है, और बाल इसके अंदर होते हैं ताकि मतलब ये श्वास अंदर जाए तो छन करके जाए, किसी प्रकार के कोई जीवाणु या विषाणु या फिर कोई भी है ये अंदर न जाए, इसके लिए ये चीज़ें होती है। और उसके बाद में आता है ग्रसनी, जिसे हल्लक भी कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे फेरिंग कहते हैं। जो हल्लक जैसे मुंह में हाँ ऐसे करते हैं ना, तो अंदर जा कर के ये होता है। तो इससे जैसे हल्लक से क्या, ग्रसनी से मतलब श्वास भी जाता है और भोजन भी जाता है, दोनों जाता है। उसके बाद में आता है स्वरतंत्र। तो स्वरतंत्र है जैसे वॉइस बॉक्स कहते हैं उसे। तो स्वरतंत्र हमारा यहाँ होता है, ऐसे ऐसे जैसे हम दबाते हैं तो हमारी आवाज़ है वो दबती है। तो यहाँ दबाने से क्या होता है कि हमारी आवाज़ वो दबती है, जिससे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और लैरिंग्स भी कहते हैं। ये हमारा चौथा मतलब अंग है हमारे इस श्वास के जाने की क्रिया का। उसके बाद में आता है मतलब ट्रेकिया। जो ट्रेकिया यहाँ से मतलब यहाँ होता है, जो सी आकार के जो 3-4 छल्ले कार्टिलेज होते हैं जो यहाँ लगे हुए होते हैं, और वो क्या है कि श्वास नली को एक जगह स्थिर रखते हैं। अगर ये नहीं होते तो श्वास नली है वो पिचक जाती है और हमारे श्वास लेने में दिक्कत महसूस होती है। और इस फेफड़े में जो मतलब ये एक झिल्ली होती है, इसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके आर पार जो झिल्ली होती है फेफड़े के चारों तरफ, उसे हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर ये ट्रेकिया है, वहाँ से श्वास फिर है 2 भागों में बंट जाती है। 2 भागों में बंटती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। जो मतलब फेफड़ों में इस प्रकार से 2 भागों में बंट जाती है। फिर ये नलियाँ, ये नली है, इस नली को 2 भागों में बांटते हैं, उसे ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर इन 2 भागों से मतलब बहुत सारे भागों में बढ़ जाती है, उसे क्या है, ब्रोंकियोलेस कहते हैं। और फिर ब्रोंकियोलेस में से होती हुई फिर ये हमारी वायु है, जो ऑक्सीजन है, जो ये मतलब हमारे अलवेली में जाती है। अलवेली जो वायु कोष्ठक है जिसे हम कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, कि हमारी ऑक्सीजन वहाँ जा कर के रुकती है, और वहाँ जा कर के वो ब्लड में मिल जाती है, और ब्लड से वो कोशिकाओं में जाती है, ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर वो कोशिकाओं में जाती है। और वहाँ जा कर के मतलब क्या है कि मतलब एक वहाँ जैसे ब्लड होता है, तो ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, मतलब ये इसको ऑक्सीजन को तो अंदर ले जाना, कोशिका तक पहुँचाना, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाना, वहाँ क्रेब्स सर्कल के ग्लूकोज का निर्माण होता है। और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बाहर ला करके फेफड़ों से होते हुए फिर वापस बाहर को फेंक देना, ये मतलब एल्वेली में ला करके छोड़ देना। तो एल्वेली है वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देती है। और वहाँ एक दिक्कत पैदा हो जाती है, जब वहाँ मतलब कोई अगर जैसे मतलब हीमोग्लोबिन है का सबसे ज़्यादा वो नज़दीकी रिश्ता है, जो सबसे ज़्यादा वो प्रेम करता है, तो वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब मतलब जैसे हम धुआं है इस प्रकार की जगह पर जब हम जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो ग्रहण, ऑक्सीजन को तो ग्रहण करता नहीं है, और वो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को मतलब ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके पूरे अंग हैं उस अंगों पर हमारा जो वो कार्बन डाइऑक्साइड भर देता है, और हम घुट करके मर जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि चूल्हे है, धुआं है, दूसर है, वहाँ हमें किसी प्रकार से नहीं रहना चाहिए। अगर रहते हैं थोड़ी देर के रह रहे हैं और फिर वापस मुँह के कुछ लगा ले, नाक पे कुछ लगा ले, और लगा करके हम रहें और बाद में अलग से चले जाएं, इस पर नहीं रहें। और अगर ऐसा करेंगे तो वो है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे शरीर में भर जाएगा और हमें दिक्कत होगी। और फिर क्या होता है कि जैसे हमारा ये श्वास है, मतलब ये किसके माध्यम से, जैसे फेफड़े हैं, फेफड़े खुद तो ऑटोमेटिक वैसे श्वास ले तो लेते हैं, लेकिन वापस धकेलने में उसे दिक्कत पैदा होती है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डायफ्राम।
अगर मान लो डायफ्राम अगर नहीं होता है तो व्यक्ति की दिक्कत पैदा हो जाती है। डायफ्राम हमारे श्वास लेने में और हमारे श्वास को छोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हमारे फेफड़े यहाँ हैं और हमारे फेफड़े से नीचे एक मतलब एक संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है ये, मतलब ये डायफ्राम एक मतलब चमड़ी का ही बना होता है, एक मतलब या गिज्जा गिज्जा सा एक साइड में इस प्रकार से ऐसे बना होता है। तो वो धकेलता है श्वास को, तो श्वास है ऊपर से बाहर हमारे श्वास नाक से बाहर निकल आती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जैसे मतलब कोई गाड़ी चला रहा है और चला रहा है, तो जैसे गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है और हैंडल है वो उनके यहाँ मतलब छाती पे लग जाता है और उसका डायफ्राम फूट जाता है और मौत हो जाती है। तो कभी कभार देखने को आपको मिलता है कि मतलब कोई व्यक्ति है उसकी कभी कहीं चोट नहीं आती लेकिन वो मर जाता है। तो मरता वो इसलिए है क्योंकि उसमें मतलब डायफ्राम है वो उसका टूट जाता है, या ऊपर से गिरता है जैसे छत से गिरता है तो भी वो डायफ्राम टूट जाता है, ऐसे मर जाता है। लेकिन एक बात ये होती है कि मतलब महिलाएं होती हैं उसके जब गर्भ में बच्चा होता है तो वो डायफ्राम में वो बच्चा होने की वजह से डायफ्राम वो सांस लेने में सहायक नहीं हो सकता। तो इसकी दो रिब्स दोनों साइड में होती हैं, जिसे बत्ता बोलते हैं। वो रिब्स है वो श्वास लेने में सहायक होते हैं, और अगर वो रिब्स टूट जाती हैं तो महिला की मौत निश्चित होती है। इसलिए गर्भवती महिला को विशेष तौर से ध्यान में रखना चाहिए, ताकि मतलब क्योंकि अगर वो श्वास लेती है तो उसका डायफ्राम तो काम करता नहीं है, तो श्वास लेने में बेचारी को तकलीफ़ होती है। तो इसे मतलब क्या है कि थोड़ा रेस्ट भी करने दें, थोड़ा सा घुमाएं भी, थोड़ा सा योगासन भी करें। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे मतलब एक क्रिया यही भी है कि हमारे जैसे श्वास हम लेते हैं तो इस श्वास लेने में और भोजन जो मतलब ये एक ही नली के माध्यम से अंदर जाता है, तो यहाँ तक एक नली के माध्यम से जाता है, फिर जा कर के अलग अलग दो भागों में विभाजित होता है। भोजन की नली अलग है, फिर श्वास की नली अलग है, लेकिन इसके बीच में एक एपिग्लोटिक्स लगा हुआ होता है। तो वो क्या होता है कि मतलब ये हमारे श्वास ले के मतलब वहाँ एक ढक्कन का काम करता है। जब भोजन आता है तो वो श्वास नली की तरफ लग जाता है ताकि भोजन है वो अंदर चला जाए, और अगर श्वास आता है तो भोजन नली की तरफ लग जाता है ताकि श्वास है वो अंदर चला जाए, इस प्रकार फेफड़ों में चला जाए। इस प्रकार से वो काम करता है, और वो काम तभी करता है जब हमारा दिमाग है जो सक्रिय रहता है। अगर हम सोए रहते हैं या सपने में खोए रहते हैं या किसी की याद में होते हैं तो वो काम नहीं करता, और हमारे अंदर वो क्या है कि भोजन जब जाता है वो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमारे फेफड़े में घुस जाते हैं। तब वो तुरंत है जो वो वहाँ से फेफड़ा है जो उसको ढकेलता है, वापस भोजन को ढकेलता है, तो हमें हिचकी आती है। लोग कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है तो हमें वो हिचकी आ रही है। तो हिचकी हमने कोई याद कर रहा है इसलिए नहीं आ रही हैं, हम किसी को याद कर रहे हैं और हम उसमें भोजन खा रहे हैं और हमारा कोई भोजन पर कोई कंट्रोल नहीं है, दिमाग हमारा कहीं सोचने में लगा हुआ है। तो वो क्या है कि मतलब वो भोजन के जो कण हैं वो हमारे श्वास नली में चले जाते हैं, फेफड़े में चले जाते हैं, तो वो वापस ढकेलने का काम करता है, तब हमारे यहाँ हिचकी आती है। तो ये मतलब एक वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें ये भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है, एक मतलब एक शारीरिक क्रिया है। तो इस प्रकार से ये होता है, और इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और फिर हम देखें तो मतलब हमारे ये अपने फेफड़े हैं, हमारी टाइडल वैल्यू क्या होती है। हमारी टाइडल वैल्यू मतलब हम श्वास लेते हैं, एक बार में जितना श्वास लेते हैं वो कितनी होती है, तो वो होती है 500 ml। 500 ml जैसे एक बोतल होती है आधा किलो की, एक आधा लीटर की जो बोतल होती है, इतनी श्वास हम एक बार में लेते हैं। और टोटल फेफड़े कैपेसिटी कितनी होती है, तो 6000 ml होती है, जो मतलब है कि फेफड़े की कैपेसिटी के अनुसार इतनी होती है, इतनी श्वास वो फेफड़ा ग्रहण कर सकता है। एक जगा हुआ व्यक्ति है जैसे देखें तो वो 16 बार सांस लेता है, एक सोया हुआ व्यक्ति है वो मतलब 12 बार श्वास लेता है। तो जगा हुआ व्यक्ति श्वास लेता है वो छोटा लेता है, और सोया हुआ व्यक्ति है वो लंबा श्वास लेता है। जो कहते हैं ना नींद लेते हैं तो हमारी वो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है, इसी कारण रहता है वो। और छोटे बच्चे होते हैं वो 25 से 26 बार श्वास लेते हैं 1 मिनट में।
और जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ है वो सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, उसके साथ हम नाइट्रोजन मिलाते हैं। और समुद्र में जाते हैं तब भी हम नाइट्रोजन मिलाते हैं, लेकिन जब समुद्र की गहराई में जब हम जाते हैं तो हम नाइट्रोजन के साथ नहीं, इसके ऑक्सीजन के साथ हमें हीलियम मिलाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि हीलियम थोड़ी हल्की होती है तो उसको वो उसमें मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको अगर नहीं मिलाएंगे तो शुद्ध ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में जाने में दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन हम लेने में असक्षम होते हैं, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन जब लेते हैं तो दिक्कत होती है, भारी बहुत होती है वो। तो इसमें ये चीज़ मिलानी उसे पड़ता है इसमें ऑक्सीजन में। और कोई जैसे बीमार व्यक्ति है तो वे जैसे आईसीयू में भर्ती करवाया, तो एक तो जैसे नॉर्मल होता है जिसके तो क्या है कि ऑक्सीजन का मास्क पहना दिया जाता है और वो श्वास अपने आप खींच लेता है। और एक जैसे आईसीयू में बहुत ही ज़्यादा स्थिति ख़राब है तो उसमें क्या है कि मतलब वो वेंटिलेटर पर जिसको रखा जाता है तो वेंटिलेटर पर रखते हैं तो वो श्वास खुद लेने में सक्षम नहीं होता, उसके मशीन के माध्यम से और किसी नाक के माध्यम से नली चढ़ाई जाती है, फेफड़े में छोड़ी जाती है, फिर वो श्वास को धकेला जाता है ताकि मतलब वो अपनी श्वास ले इसकी दिक्कत ना हो। इसलिए वो कहते हैं ना कि आईसीयू में जब भर्ती करवा दिया तो उन लोग उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब है। इसलिए ये बताया गया है कि मतलब ये ध्यान में रखने की चीज़ है। जब व्यक्ति आईसीयू में जब भर्ती हो जाता है तो उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक होती है। जैसे हमारी मम्मी को भी लास्ट दिनों में वेंटिलेटर पर रखा गया था, श्वास को धकेला गया था, क्योंकि वो बहुत दिन जब हम जैसे पैदा हुए थे उस टाइम से ही उसके श्वास की तकलीफ़ थी और दवाई लेते वैसे भी फेफड़े भी उसके कमज़ोर हो चुके थे और लास्ट में जाकर के उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए। आज भी वो याद रहती है, हमेशा याद आती है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। ऐसे कहते हैं ना कि माँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अगर माँ चली जाती है तो सारा जहान चला जाता है। आज हमारी माँ भी यहाँ होती तो न मालूम हमारी स्थिति और भी बेहतर होती, लेकिन आज हम अनाथ हैं क्योंकि हमारी माँ अनाथ हो गए हैं। गांव जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नहीं है, लेकिन क्या करें, एक दिन माँ बाप तो जाने ही है, हमको तो अकेले को रहना है। इस लाइफ को तो जीना ही पड़ेगा, क्या उसके साथ थोड़ी जा सकते हैं। लेकिन फिर से मेरी माँ को सत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।